अब बेंगाजी में अपने एम्बेसडर के मर्डर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया। लीबिया में बागियों की मदद करने की भारी कीमत अमेरिका को अब चुकानी पड़ रही थी। इसके बाद अमेरिका ने भी लीबिया में अपना काउंसिल खाना बंद कर दिया। सिर्फ यहीं पर बस नहीं, लीबिया के अंदर अमेरिकी एजेंसी CIA के कुछ एजेंट्स बागियों से हवा में वार करने वाले मिसाइल्स खरीद लाने के मिशन पर भी थे। दरअसल अमेरिका और CIA ये नहीं चाहते थे कि बागियों के पास ऐसे मिसाइल्स हो जो किसी वक्त किसी दहशतगर्द के हाथों लग जाए, फिर कभी आगे उनका गलत इस्तेमाल किया जाए। इसलिए CIA के लोग उनसे तमाम मिसाइल्स ले लेना चाहते थे। लेकिन बेंगाजी में जो कुछ हुआ उसके बाद CIA के इन एजेंट्स को भी लीबिया से निकाल लिया गया और वो मिसाइल्स लीबिया के बागियों के पास ही मौजूद रहे। अमेरिका ने इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी लीबिया के इन बागियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, यानी लीबिया के किसी भी बागी ग्रुप को निशाना नहीं बनाया, क्योंकि अमेरिका को ये लगता था कि अगर हमने किसी भी बागी ग्रुप को नुकसान पहुंचाया तो दुनिया के सामने लीबिया की मदद करने का हमारा नाटक या ढोंग खत्म हो जाएगा और गद्दाफी के सपोर्टर्स के साथ साथ गद्दाफी के विरोधी भी अमेरिका को अपना दुश्मन समझने लगेंगे। खैर, अमेरिका के अंदर इस मसले पर कड़ी तहकीक हुई। इस सारे वाक़ये का खामियाजा उस शख्सियत को भुगतना पड़ा जिसने गद्दाफी की मौत को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया था। इनका नाम था हिलेरी क्लिंटन। अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलेरी क्लिंटन को अमेरिका में इस पूरे मसले पर कड़ी जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा और बेंगाजी अटैक के कुछ ही महीनों बाद 1 फरवरी 2013 को उन्हें अपना पद भी छोड़ देना पड़ा। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उनको हटा दिया गया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि उन्हें खुद अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। खैर, लीबिया के इन हालातों ने अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा को भी इतना मायूस किया कि उनको भी ये कहना पड़ा कि उनकी प्रेसिडेंसी का, उनके राजपाट का सबसे बड़ा पछतावा लीबिया में जो कुछ भी हुआ वो सब था। अमेरिका और ब्रिटेन की एम्बेसी पर हमले के बाद मुअम्मर गद्दाफी को रास्ते से हटाने वाले तीसरे बड़े देश फ्रांस को भी एक जबरदस्त झटका लगा। अप्रैल 2013 की एक सुबह त्रिपोली के अंदर फ्रांस की एम्बेसी के बाहर एक कार बम से एक खौफनाक धमाका हुआ। इस धमाके में एम्बेसी की पूरी दीवार उड़ गई और इमारत के अंदरूनी ढांचे को भी बहुत नुकसान पहुंचा। इस बम हमले में 2 फ्रेंच गार्ड्स भी जख्मी हो गए। फ्रेंच प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी, जिसने लीबिया पर बढ़ चढ़कर बमबारी करवाई थी, वो भी जमेलों का शिकार हो गए। उनके खिलाफ फ्रांस में इंक्वायरी शुरू हुई। इंक्वायरी के अंदर ये इल्जाम लगाया गया कि निकोलस सरकोजी ने साल 2007 में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के लिए मुअम्मर गद्दाफी से 5 करोड़ यूरोस के फंड्स हड़प कर लिए थे। फ्रेंच प्रेसिडेंट सरकोजी ने इस इल्जाम से इनकार किया और इंक्वायरी के अंदर भी ये बात साबित नहीं हो सकी। लेकिन निकोलस सरकोजी को 2021 में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत देने के इल्जाम में 1 साल घर पर कैद और इलेक्ट्रिक शॉक वाले ब्रेसलेट पहने रखने की सजा दी गई। खैर दोस्तों, ये लीबिया के उन हालातों की कहानी है जो कर्नल गद्दाफी की तानाशाही को गलत तरीके से खत्म करने के नतीजे में सबको भुगतनी पड़ रही थी। हाँ, ये बात भी सच है कि इन हालातों के दौरान बाहरी देशों ने लीबिया को उसके हालातों पर नहीं छोड़ दिया, बल्कि उन्होंने सियासी और फौजी दोनों तरीकों से लीबिया के हालातों को ठीक करने की, हल करने की कोशिशें शुरू कर दी। जुलाई 2012 में बाहरी देशों की कोशिशों से लीबिया में इलेक्शन करवाए गए। इन्हीं इलेक्शन के जरिए 200 मेंबर्स पार्लियामेंट में चुन भी लिए गए। इस पार्लियामेंट को जनरल नेशनल कांग्रेस GNC का नाम दिया गया। GNC ने 113 वोट्स के साथ मोहम्मद यूसुफ अल मगरिब को लीबिया का प्रेसिडेंट चुन लिया। इस तरह लीबिया में सरकार की, गवर्नमेंट की शक्लो सूरत बनना शुरू हो गई। लेकिन ये गवर्नमेंट भी लीबिया में शांति स्थापित करने और मॉडर्न हथियारों के साथ घूमते कई ग्रुपों से हथियार वापस लेने में नाकाम रही। लीबिया में जुल्म और कत्लेआम फैलता ही गया और इन हालातों में मुअम्मर गद्दाफी का एक पुराना साथी और उन्हीं की तरह सख्त एक आदमी सामने आया। उस आदमी का नाम था खलीफा हफ्तर। दोस्तों, खलीफा हफ्तर 1969 में गद्दाफी की हुकूमत आने के बाद से उनके करीबी सर्कल में शामिल थे। कई बरसों तक वो एक वफादार कमांडर की तरह गद्दाफी के साथ ही रहे थे। लेकिन साल 1987 में खलीफा हफ्तर जब फौज में कर्नल के ओहदे पर थे तो उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी ने उनको अपने पड़ोसी देश रिपब्लिक ऑफ चाड के बॉर्डर के अंदर मौजूद ओजो स्ट्रिप के इलाके पर कब्जा करने के लिए वहां भेज दिया था। इस 100 किलोमीटर पर फैली ओजो स्ट्रिप की पट्टी पर चाड का कब्जा था, लेकिन लीबिया इस इलाके को अपना हिस्सा मानता था। इस इलाके पर यूरेनियम के बड़े बड़े भंडार छुपे हुए थे और यही यूरेनियम की दौलत दोनों देशों के बीच लड़ाई झगड़े की वजह थी। कर्नल गद्दाफी खुलेआम यहाँ पर फौज नहीं भेज सकते थे क्योंकि उनका फ्रांस से एग्रीमेंट तय हो चुका था
और फ्रांस रिपब्लिक ऑफ चाड का कॉलोनी मास्टर था। इसी वजह से लीबिया कभी खुलेआम चाड के इलाके में अपनी फौज नहीं भेज सकता था। इसीलिए कर्नल गद्दाफी ओजो स्ट्रिप में जिसको भी भेजते थे उसके जिम्मेदारी खुद के कांधों पर बिल्कुल नहीं लेते थे। ओजो स्ट्रिप में लड़ने जाने वालों को लीबिया से मोहब्बत करने वाले या कोई भी आजाद खुद से लड़ने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम उनको देते थे। यानी इनको अपनी फौज या अपने लोग बिल्कुल नहीं मानते थे और चाड के अंदर घुसपैठ बंद भी नहीं करते थे। सो इस ओजो स्ट्रिप का पूरा कंट्रोल लेने के लिए चाड रिपब्लिक ने फ्रांस के साथ मिलकर एक ग्राउंड ऑपरेशन प्लान कर लिया। इसी ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए इस तरफ से कर्नल गद्दाफी ने अपने अनुभवी और बहुत भरोसेमंद साथी खलीफा हफ्तर को वहां पर भेजा था, यानी ओजो स्ट्रिप के इलाकों में। लेकिन खलीफा हफ्तर नाकाम रहे। चाड देश की आर्मी ने फ्रांस के साथ मिलकर जबरदस्त हमला किया और ओजो स्ट्रिप का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। कर्नल गद्दाफी के लिए चाड के कब्जे से भी बड़ा नुकसान ये हुआ कि खलीफा हफ्तर अपने 600 सोल्जर्स के साथ पकड़े गए। यानी मुअम्मर गद्दाफी का ये झूठ कि ओजो स्ट्रिप पर लड़ने वाले लोग हम नहीं भेजते, वो हमारे लोग नहीं होते, ये वाला झूठ बेनकाब हो गया। और इस मामले को चाड देश ने कर्नल गद्दाफी के खिलाफ खूब इस्तेमाल किया। चाड ने कहा कि लीबियन गवर्नमेंट तो अपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की भी सही से पाबंदी नहीं कर सकती, ये गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो सरासर तानाशाही है। जब कर्नल गद्दाफी से बार बार इस पर सवाल किए गए कि गद्दाफी साहब, कर्नल हफ्तर तो आपके ही पुराने और खास साथीदार है, वो चाड की सरहद के अंदर क्या कर रहे थे और आप इस बात से इनकार क्यों कर रहे हो कि आपके लोग चाड में घुसपैठ नहीं कर रहे, जबकि कर्नल हफ्तर तो आपके पुराने दोस्त थे। तो इस बात पर कर्नल गद्दाफी बिल्कुल मुकर गए और वो उल्टा लोगों से ही, जर्नलिस्टों से ही पूछने लगे कि भाई कौन खलीफा हफ्तर? मैं किसी खलीफा हफ्तर को जानता तक नहीं। हो सकता है कोई बकरियां चराने वाला चरवाहा हो जो गलती से बकरियां चराते चराते चाड देश के अंदर चला गया हो। मुझे क्या पता कि खलीफा हफ्तर नाम का ये आदमी कौन है। जब कर्नल गद्दाफी के मुकरने की खबर चाड की जेल में बंद खलीफा हफ्तर और उनके साथियों तक पहुंची कि मुअम्मर गद्दाफी ने तो उन्हें ओन करने से भी मना कर दिया है, पहचानने से भी इनकार कर दिया है, तो अब ये सब सुनकर कैदी बन चुके फौजी भी गद्दाफी के खिलाफ हो गए। यही वक्त था कि जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA इस पूरे मामले में कूद पड़ती है। वो इस तरह कि फ्रांस के साथ साथ अमेरिकी CIA एजेंसी भी मुअम्मर गद्दाफी का तख्ता उलटने की कोशिश में पहले से ही लगी हुई थी। खास तौर पर 1980 की दिहाई में अमेरिकी प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के हाथ के नीचे ये कोशिशें जोरों शोर से हो रही थी। प्रेसिडेंट रेगन ने एक मौके पर गद्दाफी को मिडल ईस्ट का मैड डॉग यानी पागल कुत्ता भी करार दिया था। वो इल्जाम लगाते थे कि कर्नल गद्दाफी दुनिया में इस्लामी बुनियाद परस्ती का एक इनकलाब लाना चाहते हैं। अप्रैल 1986 में वेस्ट बर्लिन जर्मनी के अंदर एक क्लब के ऊपर हुए बम धमाके में 3 लोग मारे गए और 229 लोग जख्मी हो गए थे। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने इस टेररिज्म का इल्जाम लीबिया पर लगाते हुए लीबिया के कुछ खास ठिकानों के ऊपर बमबारी करने का हुक्म दे दिया। ये दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका की पहली एलानिया बड़ी जंगी कार्रवाई थी। ऑपरेशन एल्डोराडो कैंपेन के तहत होने वाली इस बमबारी में त्रिपोली और बेंगाजी के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका की इस बमबारी में 40 से ज्यादा लीबियन शहरी मारे गए और जख्मी हुए थे और बहुत सी हवाई जहाज, लीबियन हेलीकॉप्टर्स और बैटलशिप्स तबाह हो गई थी। यहाँ तक कि कर्नल गद्दाफी के रहायशी कंपाउंड को भी नुकसान पहुंचा था, उसे भी निशाना बनाया गया था। अब अमेरिका के इस हमले में कर्नल गद्दाफी तो बच निकले थे, सेफ थे, लेकिन उनकी अडॉप्ट की हुई 1 साल की बेटी हाना गद्दाफी अमेरिका के इस हमले में मारी गई थी। इन्हीं हमलों के दौरान लीबियन मिलिट्री ने कम से कम 3 अमेरिकी फाइटर प्लेन्स मार गिराए थे और 2 अमेरिकी पायलट्स को भी मार दिया था। अब रेगन एडमिनिस्ट्रेशन ने लीबिया पर सिर्फ हमले ही नहीं किए, बल्कि चाड रिपब्लिक को लीबिया के खिलाफ बहुत सारी फंडिंग भी जारी कर दी। इसी फंडिंग और फ्रांस की मदद से फिर चाड की फौज ने ओजो स्ट्रिप की आगे की लड़ाई भी जीत ली थी। खैर, इस तरफ जेल में बंद खलीफा हफ्तर और उनके साथियों के पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि जब लीबियन हुकूमत और मुअम्मर गद्दाफी ने इन सब से मुंह मोड़ लिया तो अब ये लोग खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी काम की चीज बन चुके थे। सो इन सबको अमेरिकी एजेंसी CIA ने अपने साथ मिला लिया। इन लोगों को चाड और उसके पड़ोसी देश कैमरून के अंदर CIA और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के कैंप्स में ट्रेनिंग दी गई। CIA ने खलीफा हफ्तर को लीबिया के एक ग्रुप नेशनल फ्रंट फॉर द सैल्वेशन ऑफ लीबिया में बतौर एक मिलिट्री कमांडर के शामिल करवा दिया।
ये ग्रुप मुअम्मर गद्दाफी के राजपाट के दौरान ही उनके कुछ विरोधियों ने चाड में रहते हुए ही कायम कर लिया था और CIA इसको पूरा सपोर्ट कर रही थी। मतलब चाड भी लीबिया के मसलों में लगातार दखलंदाजी तो कर ही रहा था,